अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और अदब नामे में आज हम कुछ यादों को और कुछ बातों को जो है वो दोहराएंगे, उन्हें ज़िंदा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक नज़म की चंद लाइनें सुनाता हूँ। ये नसरी नज़म है। नींद तो किसी गुमशुदा जजीरे का नाम है और बेदारी तो आँखों को धोखा देने वाली धुंध है। मौत एक करतबबाज है, मौत एक करतबबाज है, ये तमाम करतबों की मूजिद है। जी हाँ। 1 जुलाई 1940 में उत्तर प्रदेश में बलिया नामी कस्बे में पैदा होने वाले अहमद हमेश से एक दुनिया वाकिफ़ है। अहमद हमेश एक बहुत बड़ा नाम है कहानी का, एक बड़ा नाम है प्रोस पोइट्री का, और गज़लें भी उन्होंने बहुत खूब कही हैं। 2013 में 8 सितंबर 2013 में कराची में उनकी वफ़ात हुई। अहमद हमेश एक रिसाला तश्कील के नाम से निकाला, जो अहम जदीद रुझानात जो अदब के हैं उसमें उनकी तश्कील में इस तश्कील ने बहुत अहम हिस्सा लिया और उसमें उनकी अहम याददाश्तें मकर चांदनी के नाम से शाया होती रहीं, जो डिस्कस में आती रहीं। उनके जो दारिये होते थे वो भी तश्कील में छपने वाले, वो भी डिस्कस होते रहे और वो अहम मौज़ूआत पर। और वो बहादुर आदमी थे, वो डरते तो थे नहीं। तो वो अशख़ास हों या रवैये हों या नज़रियात हों, वो सब पर बबांगे दोहल गुफ्तगू करते थे और बुज़दिली उन्हें पसंद नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी लड़ाई उसूलों पर होती थी या नज़रियात पर होती थी, या बाद वो ऐसी शख्सियात से भी लड़ते थे जिन्होंने अदब में मुनाफ़क़त को, नाइंसाफ़ियों को रिवाज दिया था। तो हमेशा की लड़ाई उनसे भी होती थी। वो हमेशा बड़े लोगों से लड़ते थे, छोटे लोगों से नहीं लड़ते थे, इसलिए कि वो कम क़ामत लोगों से लड़ना पसंद नहीं करते थे। तो क्योंकि बड़े पेडिस्टल के आदमी थे। उनकी कहानी मक्खी एक ऐसी कहानी है जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता है और दुनिया की कई ज़ुबानों में कहानी का तर्जुमा हुआ है। और कहानी एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी है जिसमें ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं और ज़िंदगी का जो असल चेहरा है और तमाम तर गलाज़तें भी और तमाम तर लज्जतें भी उस पूरी कहानी में और कहानी के किरदारों के ज़रिए जो है आश्कार होती हैं, और वो एक बड़ी कहानी है। इसी तरह कहानी मुझे लिखती है, ये भी एक बड़ी कहानी है और ये तो कराची में ज़ाहिर है कि हम सब ने बार बार सुनी भी। बहुत अच्छे इज्तिमा हुए इस हवाले से। तो अहमद हमेश साहब तनक़ीद निगार भी ज़ाहिर रहे हैं फ़िक्शन के हवाले से। जो उन्होंने दिबाचे लिखे हैं या मुक़दमे लिखे हैं बहुत अहम हैं, या उनकी जो गुफ्तगू है वो भी बहुत अहम है, जो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर वो करते रहे। और कहानी की तशरीह हो या तख्लीक़ की तशरीह हो या प्रोस पोइट्री की तशरीह हो। प्रोस पोइट्री के उनके इब्तदाई लोगों में से थे, अव्वलीन लोगों में से थे। 1962 में नुसरत में हनीफ रामे ने उनकी एक नज़म शाया की थी, जो उनका ये कहना है कि ये पहली प्रोस पोइट्री की शक्ल है। और फिर उसके बाद वो दावा-गुज़ार इस बात के रहे भी। कुछ लोगों ने इसको तस्लीम किया, कुछ लोगों ने नहीं माना। कुछ लोग नीला पिघलम तक चले जाते हैं, कुछ लोग कहीं और से चीज़ें ले आते हैं। बहरहाल, लेकिन अहमद हमेश साहब को एक अहम नसरी नज़्म निगार तो ज़रूर माना जाता है, क्योंकि उनकी इनफरादियत बहुत ज़्यादा है नसरी नज़्म में। और कमर जमील साहब ने जब ये नसरी नज़्म को एक तहरीक की शक्ल दी, तो उसमें कराची के तमाम अहम उस वक्त के नौजवान शोरा, जिसमें अफ़ज़ाल अहमद सैयद और सरबत हुसैन वगैरह और जितने भी लोग थे सब शामिल थे उसमें। और अहमद हमेश साहब भी उसके हरावल दस्ते का एक अहम हिस्सा रहे। तो ये जो अहमद हमेश साहब की ज़िंदगी है, इसमें नसरी नज़्म है, उसमें उनकी जो है उस नज़्म की तशरीह, गुफ्तगू, उनकी तनक़ीद के पहलू, उनका रिसाला तश्कील, फिर हिंदी सर्विस, वो रेडियो पाकिस्तान में हिंदी सर्विस से वाबस्ता रहे, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत कमाल के काम किए, तर्जुमे किए और ब्रॉडकास्टिंग भी की, क्योंकि हिंदी संस्कृत पे और हिंदी पर उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल था। और इस हवाले से उन्होंने जो आखिरी नौकरी 10-12 बरस में की नैपा में, उसमें वो ज़ाहिर है कि उन्होंने नाटक
को नाटक कहते थे ड्रामे को, तो नाटक पढ़ाया भी, शकुंतला का तर्जुमा भी किया और तर्जुमे भी किए। तो मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी जो है एक बहुत मुतहर्रिक ज़िंदगी रही है अहमद हमीद साहब की, और उन्होंने अदब की तमाम जहतों पर काम किया। ज़िंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने 60-70 गज़लें भी कह ली थी, मगर वो ये कहते थे कि यार मैं जो हूँ गज़लों का मजमुआ लाना तो चाहता हूँ मगर ला नहीं सकता, क्योंकि मेरे मुखालिफिन ये कहने लगेंगे कि अहमद हमीद से अब कुछ और नहीं हो रहा, तो वो लौट कर एक रिवायती गज़ल की तरफ आ गए हैं। हालांकि उनकी गज़ल रिवायती गज़ल हरगिज़ नहीं थी, रिवायत से वो ज़रूर जो है वो काम लेते थे, लेकिन उनकी गज़ल में जदीद ज़िंदगी और उनकी लफ्ज़ियात भी जदीद और उनके मौज़ूआत भी जदीद थे। गज़ल तो ज़ाहिर है कि एक मुश्किल सिन्फ़ है, और नसरी नज़्म लिखने वाले जितने भी मशाक लोग हैं, उसमें कमर जमील साहब हों, अफ़ज़ाल अहमद सैयद साहब हों और दीगर लोग हों, उन्होंने ज़ाहिर है कि गज़ल दुश्मनी की जो एक लहर चली थी नसरी नज़्म के साथ, बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता दूर भी हो गई, और ज़ाहिर है कि उन सब लोगों ने गज़लें भी कहीं, मजमूए भी आए। तो नसरी नज़्म जो है उसके कहने ज़ीशान साहिल ने बहुत अच्छी गज़लें कहीं, और वो उनके एक मजमुआ पूरा बना। तो तमाम लोग ही जितने हैं जो नसरी नज़्म को नज़्म की तरह बरतते हैं और जो गज़ल को गज़ल की तरह बरत सकते हैं, उन्होंने ज़ाहिर है कि गज़लें भी कही हैं और बहुत उम्दा और मेयारी गज़लें भी कही हैं। तो अहमद हमीद साहब की तरफ आते हैं। अहमद हमीद साहब की एक और नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़्म है, और तेज़ी से पढ़ता हूँ मैं इसे कि हर रंग में बसेरा करने वाले आसेब ने हमारी मोहब्बत को खा लिया है, इसीलिए तो मैं सोते हुए अपने बेटे को नहीं जगाता कि वो हर रोज़ मोटरसाइकिल पर पेट्रोल की जगह अपने हिस्से की बेदारी और नींद दोनों को एक साथ उसमें डाल देता है। इसीलिए मैं देर तक सोती अपनी बेटी को नहीं जगाता कि वो किचन में चाय बनाने की अब्दियत को भी चाय की प्याली में उंडेल देती है। ये बेटी जो हैं अंजीला हमेश, ये ख़ुद भी बहुत अच्छी कहानीकार हैं और नज़में लिखती हैं, और हमीद साहब की का जो एक रूहानी विरसा है, तख्लीक़ी विरसा है, उसकी अमीन भी हैं। तो अंजीला हमीद जो है बहुत कोशिश करती हैं, ज़ाहिर है बाबा हम सब भी ज़ाहिर कोशिश करते हैं कि अहमद हमीद साहब की जो क़द्र व मंज़िलत है, जो उनका काम है और जो उनकी अहमियत है, वो वक्त के साथ धीमी ना पड़े, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत दबाया गया, उनको रोका गया। माफ़ कीजिए। तो अब हम सब की भी ये ख्वाहिश है, ज़ाहिर है जो उनके मिलने वाले, उनके प्यार करने वाले हैं, और अंजीला की भी ये ख्वाहिश है। तो हल्का रबाब ज़ौक़ ने 2 इजलास बहुत अहम किए अहमद हमीद साहब की फ़न और शख्सियत के हवाले से। उसमें भारत से भी कुछ लोग शामिल हुए, यहाँ से भी हुए। उसमें मैंने ये अर्ज़ की थी कि कोशिश की जाए कि अहमद हमीद साहब की किताबें जो हैं वो रीप्रिंट हों, और उसमें एक माली माविनत भी फ़राहम की जाए, जो लोग फ़राहम कर सकते हैं, और इंतखाब अंजीला हमेश करें उसका, और उनकी जो किताबें हैं वो मार्केट में हों, ताकि उन पर जो काम करने वाले लोग हैं या उनको पढ़ने के शाइक लोग हैं, या जो उन्हें पसंद करते हैं, वो भारत और पाकिस्तान दोनों में उनकी किताबों की इशाअत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मौजूद नहीं है। तो हमेशा आपको तादेर ज़िंदा रखने का एक अमल ये है कि उनकी किताबें शाया की जाएँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि उन्हें बाद वफ़ात कोई अहम सरकारी जो है एवार्ड भी दिया जाए, जिसके वो बहुत ज़्यादा जो एक एज़ाज़ होगा, यह हमेशा साहब का एज़ाज़ नहीं होगा, उस एवार्ड के लिए एज़ाज़ होगा कि वो एवार्ड उन्हें दिया जाए। इस पर भी साहिबान इख्तियार ज़रा गौर करें। एक और नज़्म सुनाता हूँ उनकी, ये भी प्रोज़ पोइट्री है। जब आग और बर्फ़ की तासीर एक ही है तो दोनों की अलग अलग शक्ल तुम्हें क्या दे सकती है, या तुम उससे क्या ले सकते हो, सिवाय इसके कि तुम आग को ख़त्म कर दो और बर्फ़ को भी ख़त्म कर दो। मगर जो आग और बर्फ़ तुम्हारी रूह में रखी हुई है, या तो तुमने वो लम्स महसूस नहीं किया, या जो आदमी रूह में रखा हुआ था उससे तुमने, या वो आदमी जो रूह में रखा हुआ था उससे तो तुमने कभी छुआ तक नहीं। ये उनकी नज़्म थी, प्रोज़ पोइट्री थी, और आखिर में टाइम क्योंकि ख़त्म हो रहा है। हमेशा अब एक बहुत बड़ा मौजू है और उन पर कई प्रोग्राम होने चाहिए, मैं भी करता रहूँगा। ये तो एक मुख्तसर था, उनका एक तारुफ था जो मैंने पेश करने की कोशिश की, और उनकी तख्लीक़ी शख्सियत की जो जहतें हैं मुख्तलिफ, उसकी तरफ मैंने इशारा किया। उनके गज़ल की तरफ भी आते हैं। किस तवक्को पे क्या उठा रखी है,
دل سلامت نہیں تو کیا رکھیے، کس توقع پہ کیا اٹھا رکھیے، دل سلامت نہیں تو کیا رکھیے، اور کس کا شعلہ جل رہا ہے شعلگی سے ماورا. یہ بہت اچھی غزل ہے، بہت کمال کی غزل. کس کا شعلہ جل رہا ہے شعلگی سے ماورا، کون روشن ہے بھلا، کون روشن ہے بھلا اس روشنی سے ماورا. بات جینے کی ادا تک خوبصورت ہے مگر، بات جینے کی ادا تک خوبصورت ہے مگر، زندگی کچھ اور ہے اس زندگی سے ماورا. زندگی کچھ اور ہے اس زندگی سے ماورا. اپنی دنیا میں اگر پھیلی ہے تاریکی تو کیا، دن کہیں نکلا تو ہوگا تیرگی سے ماورا. دن کہیں نکلا تو ہوگا تیرگی سے ماورا. اور ایک آخر میں ایک دو شعر ان کے اور ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. جہاں سے ہوتا ہے پیارے خدا کا نام شروع، جہاں سے ہوتا ہے پیارے خدا کا نام شروع، وہیں سے کرتے ہیں ہم زندگی کا کام شروع، وہیں سے کرتے ہیں ہم زندگی کا کام شروع. سکوت و شور کے مابین کوئی ہے موجود، سکوت و شور کے مابین سکوت و شور کے مابین کوئی ہے موجود، جہاں ہو ختم سماعت وہیں کلام شروع، جہاں ہو ختم سماعت وہیں کلام شروع. تو یہ ان کی غزل کا انداز تھا. ان کی میں نے دو نظموں کے ٹکڑے بھی سنائے، 3 نظموں کے، لیکن وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، ایک بہت بڑا نام تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو پھیلانا چاہیے، ان کے کام کو، ان کی کہانیوں کو، ان کی نظموں کو اور ان کی کتابوں کی اشاعت ہونی چاہیے اور انہیں یاد کیا جانا چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خالد معین کو اپنے گھر والوں کا، احباب کا خیال رکھیں، اور شعر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. خدا حافظ و ناصر.